नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। इस बार छत्तीसगढ़ के एमसीपी और कोरिया जिलों की बात करेंगे। इन दोनों जिलों में 3 हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरे प्रदेश की नजरें बनी हुई हैं। भरतपुर सोनहत सीट पर भाजपा ने सांसद रेणुका सिंह को मैदान में उतारा है। रेणुका मोदी कैबिनेट में आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री भी हैं। रेणुका सिंह के सामने इसी सीट के वर्तमान विधायक और कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता गुलाब कमरो चुनौती पेश कर रहे हैं। इस इलाके में गोंड समाज की बहुलता है, इसलिए जातिवादी समीकरण में दोनों नेता फिट बैठते हैं। उधर कोरिया जिले की बैकुंठपुर सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला है। यहां कोरिया राज परिवार की सदस्य और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की भतीजी अंबिका सिंहदेव के सामने रमन सरकार में खेल मंत्री रहे भैया लाल राजवाड़े मैदान में हैं। इस कारण यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनाव में अंबिका सिंहदेव विजय रही थी। इसके अलावा प्रेमनगर विधानसभा सीट पर अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री रहे खेल साय सिंह को भारतीय जनता पार्टी के फूलन सिंह मरावी चुनौती दे रहे हैं। खेलसाय सिंह सिटिंग एमएलए हैं और इस विधानसभा सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में इस साल बैकुंठपुर में 1.99% और मनेन्द्रगढ़ में 1.78% वोटिंग अधिक हुई है, जबकि प्रेमनगर में 2018 के मुकाबले 0.27% और भरतपुर सोनहत विधानसभा में 0.28% वोटिंग कम हुई है। इस वर्ष अविभाजित कोरिया जिले की तीनों सीटों पर 78% मतदान हुआ। इसमें भी सबसे ज्यादा भरतपुर सोनहत सीट पर वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव 2018 में भरतपुर सोनहत में 82.08, मनेन्द्रगढ़ में 72.24 और बैकुंठपुर में 79.80% वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है, जबकि वर्ष 2023 के चुनाव में भरतपुर सोनहत में 81.8%, मनेन्द्रगढ़ में 74.02%, प्रेमनगर में 80.84% और बैकुंठपुर सीट पर 81.79% मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की अपेक्षा बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़ में बढ़ोतरी हुई है, जबकि भरतपुर सोनहत और प्रेमनगर विधानसभा में घट गई है। इस घटबढ़ का क्या नफा नुकसान है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, पूरे सरगुजा संभाग की अगर मैं बात करूं ना, तो महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, लगातार बलात्कार की घटनाएं, और शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो गई। बृहस्पति सिंह ने तो एक बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मारा, मुक्का मारा और उसके बाद उसे क्षमा तक नहीं मांगी। एक मैं कहूँगा तानाशाही रवैया पूरे सरगुजा संभाग में इस सरकार का देखने को मिला, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं को मकान नहीं देना। अब भारतीय जनता पार्टी आई है तो मुझे ऐसा लगता है जो महिलाओं का सम्मान और महतारी वंदन योजना जो घोषणा की है, और किसानों को एक साथ पैसा देंगे, 4 किस्त में देकर अन्याय करती थी कांग्रेस, उसको लेकर पूरे क्षेत्र में सरगुजा संभाग में महिलाएं और युवा दोनों नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को आगे से बढ़कर और वोट कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे दोनों प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीतेंगे। देखिए, बैकुंठपुर और भरतपुर में जहां कांग्रेस के प्रत्याशी है, जनता का विश्वास और भरोसा वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रति है, कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रति है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा और सरकार के काम पर जनता ने मुहर लगा दिया है, और दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतरों के साथ जीत दर्ज कराएंगे। और पूरा प्रदेश ने रेणुका सिंह जी के मंत्रित्व काल को देख लिया है। उनके मंत्री बनने से इस प्रदेश को कोई लाभ नहीं हुआ है, जिस वर्ग से आती है उस वर्ग से कोई लाभ नहीं हुआ है। और एक सांसद और एक मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक के प्रत्याशी बनाने के लिए जो निर्णय किया, इससे समझ में आता है कि उनके पास ना तो चेहरा था वहाँ पर, ना प्रत्याशी था। और रेणुका सिंह जी की निष्क्रियता पूरे प्रदेश को पता है। तो दोनों जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतरों के साथ जीत दर्ज कराएंगे, और वहाँ की जनता का भरोसा कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस घोषणा पत्र पर ही रहा है। तो देखिए, लगातार अभी जो आरोप प्रत्यारोप है वो अभी शुरू है। वोटिंग हो चुकी है और इंतजार है 3 दिसंबर का, लेकिन हम जानेंगे इन सीटों का हाल क्या कुछ इस सीटों पर रहा है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो है पूरे छत्तीसगढ़ में पिछली बार के मुताबिक कम हुई है और इन सीटों पर थोड़े बहुत जो आकलन है वो आज हम लगाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से अनुपम फिलिप जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से भूपेंद्र नाग जी, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश कुमार द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं और रायपुर से संवाददाता नंदलाल सिंह ठाकुर भी जुड़े हुए हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में। गंगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और बात करना चाहूंगी भरतपुर सोनहत का, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी की अगर हम बात करें गुलाब कमरों की, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो उनसे बेहद नाराज थे और ये भी माना जा रहा था क्योंकि ज्यादा समय वो मनिंद्रगढ़ में बिताते थे अपना, और इसके साथ ही कांग्रेस के पास के शायद कोई दूसरा चेहरा नहीं था उतारने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, गुलाब कमरों का बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ही पिछले कार्यकाल में तो गरीब थे, बीपीएल की श्रेणी में आते थे और उनके आते ही मतलब इन सब के अलावा जो आपने बताया, उनके आते ही उनकी पत्नी के नाम से बीपीएल कार्ड का होने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उसको लेकर लगातार रेणुका सिंह ने वहाँ पे कैंपेन चलाया। उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफी नुकसान भी उनको हुआ है। उसके साथ में ही उसका दोनों नाम कटवा के उसको सुधारने का प्रयास है कि सुधरेगा। और निश्चित तौर पर पिछले 5 साल में उनकी आय भी बढ़ी है। उनकी संपत्ति के विवरण में पहले माना जाता था कि बहुत कम आए थे, वो बीपीएल से एपीएल हो गए और हो सकता है इसका असर भी उनके रहा हो। मनिंदरगढ़ में रहते थे चूंकि, और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच कहीं कहीं उनकी पैठ कम हो गई थी। इसको लेकर लगातार नाराजगी वहां पे दिखाई दे रही थी। रेणुका सिंह के बारे में भी बताते हैं कि उनका चूंकि कहीं ना बाहरी कैंडिडेट का उन पर आरोप लगता रहा, हालांकि वो अपने मायके आई थी, लेकिन वो उसको लेकर भी लगातार वो जूझती रही और अपना वोट मांगती रही। अच्छी बात ये रही कि वो लगातार संघर्ष करती हुई नजर आई पूरे चुनाव भर। और इस तरह से जो समीकरण दिख रहे हैं वो कांटे की टक्कर के दिख रहे हैं। अब देखिए बाकी परिणाम जो आता है वो तो टीम को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें जो है 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएंगी। नंदलाल, आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ बातें ही बची है, सिर्फ आकलन ही कर सकते हैं। भरतपुर सोनहत की बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि 1 साल पहले ही इससे अलग किया गया है कोरिया से, तो कितनी तेजी से यहाँ पर जो विकास है वो 1 साल में देखने को मिला है? जी बिल्कुल अमृता, जिस प्रकार से जो 1 वर्ष में जो अलग किया गया था 1 वर्ष पहले ही, और जो कि कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार का ही जो है अलग किए हुए हैं, उन्हीं के यहाँ पर सत्ता पर अलग किया गया। लेकिन बात करते हैं अगर कि भरतपुर सोनहत की, तो यहाँ पर शुरू से ही 2008 से जब चुनाव हो रहा था, जब कोरिया जिले के इस विधानसभा पे, तो भरतपुर की जब बात करते हैं तो काफी गहरी पेट जो है भारतीय जनता पार्टी की बना हुआ था पहले से ही। और यहाँ पर जो है 2 बार से जो हारे प्रत्याशी हैं गुलाब कमरों, जो कि लगातार चेहरा कांग्रेस की चेहरा की कमी के कारण, या तो अगर प्रत्याशी ना होने के कारण गुलाब कमरों को ही मौका दिया गया। जब 2008 की बात करते हैं तो 2008 में भी इन्हीं को जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे, तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और 2013 में भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदलते गए और उसके बाद भी उनको जो है जीत मिलती गई। अभी जो है फिर अब जब महिला चेहरा को जब दांव पर लाए 2018 में, तब जाके गुलाब सिंह को गुलाब कमरों को यहाँ पर जीत मिली। लेकिन अगर कोरिया का बात करें तो कोरिया जिला शुरू से ही कांग्रेस की काफी अच्छी पकड़ रही। हालांकि भरतपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन 2018 में हार का भी सामना करना पड़ा, जो कि 16,000 वोटों से वहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और इस विधानसभा में कांटे की टक्कर है, क्योंकि बाहरी प्रत्याशियों का लगातार छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन करते नजर आते थे, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं वो कहीं शायरी के माध्यम से तो कहीं गाना के माध्यम से भी जो है विरोध प्रदर्शन करते गुलाब जो है कमरों नजर आते थे। वो एक सभा में जो है एक गाना के माध्यम से परदेसिया करके वो उन्होंने गाना गाते हुए जो है रेणुका सिंह को तंज कसते भी नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकेलिटी देखने को मिलती है और यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है काफी ज्यादा हर अगर पंचवर्षीय में देखा जाए तो अपनी बढ़त के साथ वहां पे 3रे नंबर पर स्थान बनाते नजर आती है। जी अस्मिता। बिल्कुल, अनुपम जी आपके पास आना चाहूंगी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुताबिक इस बार 2% के आसपास जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम देखा जा रहा है। क्या माने इससे, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे पार्टी के कहीं ना कहीं वो नाराज थे गुलाब कमरों से, क्योंकि जो ज्यादा समय वो मनिंद्रगढ़ में बिताया करते थे। क्या समझे उनको टिकट देने के पीछे कांग्रेस का क्या कुछ रीजन था और क्या उम्मीद अब कांग्रेस यहाँ से कर रही है? अनादि के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। और उन सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने भय से, प्रलोभन से दूर रह करके, किसी भी प्रकार के दबाव से दूर रह करके इस मतदान में भाग लिया और अच्छी सरकार चुनने के लिए उन लोगों ने अपना काम किया।
अब देखिए, हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, अभी तो छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता ने अपना जनादेश लोकतंत्र के डिब्बे में बंद कर दिया है। अब इसके आगे की बात यह है कि हम लोग इस पे केवल ये चर्चा ही कर सकते हैं कि क्या चीजें उसके निकल करके आएंगी। लगातार गुलाब कमलों को लेकर के जिस तरह की बात आप लोग कह रहे हैं, मैं आप लोगों की जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूँ। गुलाब कमलों एक लौता ऐसे उम्मीदवार है पूरे छत्तीसगढ़ में, केवल 7 ही ऐसे उम्मीदवार थे जिस कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया अपनाई थी कि ब्लॉक कांग्रेस से लेकर के में जो भी कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को आवेदन देगा, और उसके बाद वो आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से होते हुए जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश और स्क्रीनिंग कमेटी तक जाएगी। मात्र पूरे प्रदेश में केवल 7 लोग ही ऐसे हैं, 7 बड़े नेता ही ऐसे हैं जिनके विरुद्ध कि एक भी आवेदन कार्यकर्ताओं की ओर से नहीं आया। उनमें से एक पूरे खरगोजा संभाग में केवल वो गुलाब कमलों जी थे। यहाँ तक कि खरगोजा के जो बड़े बड़े नेता है हमारे, जो सब लोगों किसी के खिलाफ जो 4 बार के विधायक है, 5 बार के विधायक है, किसी के खिलाफ 40 लोगों ने आवेदन, खिलाफ नहीं, अपनी आकांक्षा के अनुरूप कोई 40 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया। माननीय महाराज खरगोजा के खिलाफ के आकांक्षा में 125 लोगों से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन गुलाब कमलों एकमात्र ऐसा चेहरा था जिनके चुनाव लड़ने की बात पर सारे कार्यकर्ता सहमत थे, और उनके रहते हुए में किसी भी कार्यकर्ता में, किसी भी ब्लॉक के किसी भी कार्यकर्ता ने उनके अपने आप को विधायक बनाने की आकांक्षा जाहिर नहीं की, और एक सिंगल नाम गुलाब कमलों का यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर के प्रदेश की राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी तक गया। तो ये बात बिल्कुल थोथी है, बिल्कुल उछली है कि किसी को कोई उम्मीदवार नहीं था तब गुलाब कमलों को दिया गया। एकमात्र उम्मीदवार ऐसा था, एक सर्वमान्य नेता हम लोगों के पास गुलाब कमलों था, इसीलिए गुलाब कमलों जी को टिकट दिया गया। अब गुलाब कमलों जी के बैकग्राउंड की ओर जाइए। मैं भी यूथ कांग्रेस में पुराना साथी रहा हूँ। गुलाब कमलों जी कोरिया, अविभाजित कोरिया के जिला अध्यक्ष रहे, ग्रामीण, वो जिला पंचायत के सदस्य रहे। एक ऐसा दौर था जब उनकी बहन और वो फ्रेंड दोनों के दोनों अलग अलग क्षेत्रों से कोरिया के जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। अब इतने मजबूत, इतने पुराने नेता हो, आप कहिएगा कि वो मनेनगढ़ में रहते हैं, वो अंबिकापुर में रहते हैं, वो रायपुर में रहते हैं। जब नेता को ये बात की समझ होती है, अपने क्षेत्र की समझ होती है, वो अपना सारा काम करते हैं। उसमें वो मनेनगढ़ के रह करके करें कि वो सोनहत के रह करके करें कि वो अंबिकापुर के रह करके करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में जिसको उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है वो मैं प्रेमनगर क्षेत्र का मतदाता हूँ। प्रेमनगर में वो पहले खेरखाई जी से पहले वो हमारी विधायक भी रही है, और अब खरगोजा लोकसभा की वो सांसद है। खरगोजा की सांसद होने के साथ साथ उन्होंने हम लोगों को एक गौरव दिया था कि वो केंद्र की मंत्री बनी थी। वो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, प्रेमनगर के लिए, सूरजपुर जिले के लिए गौरव का विषय है कि वो हम लोगों की पूरे संभाग की पहली मंत्री बनी। चलिए अनुपम जी, इतना समय मैं आपको अकेला नहीं दे सकती, बाकी लोगों से मुझे सवाल करने होंगे, लेकिन जी मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उनको उनके लोकसभा की निकाल करके उनको कोरबा लोकसभा के में ले जाकर के लड़ाने का प्रयास। जी अनुपम जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक जो नेता होता है, विधायक होता है, उसे अपने क्षेत्र की समझ होती है, चाहे वो कहीं भी रहकर चुनाव लड़े या कहीं भी रहकर काम करे। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्योंकि भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो वो हर क्षेत्र में गए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द जाना, उनकी समस्याएं जानी, उसके समाधान भी किया। तो कहीं ना कहीं ये जो बार बार कार्यकर्ताओं की, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आए थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कहते नजर आए थे, और उनकी नाराजगी सामने आई थी जब टिकट वितरण हुआ था, इसलिए बात सामने आई है, इसलिए हमने ये बात आपके सामने भी रखी है। चलिए भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या उम्मीद इस बार की जा रही है, क्योंकि नया प्रयोग, नए प्रयोग जो है इस बार किए गए बीजेपी की ओर से? सबसे पहले तो नादी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। जिस प्रकार का विषय जो अभी चर्चा में है, निश्चित ही जो ये भरतपुर, सोनहत हो या मनेनगढ़ हो या बैकुंठपुर की सीटें हैं, इसमें निश्चित ही एक अच्छी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है विजयश्री करेगी, ऐसी आशा हम सभी कार्यकर्ताओं को है। क्योंकि जिस प्रकार की सक्रियता इन बीते समय में कार्यकर्ताओं की रही है, और कार्य विभाजन का स्तर जो इस बार भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर तक रहा है, तो उस कारण से भी, और कहना चाहिए जो नाराजगी जनता में, कहना चाहिए ये जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको लेकर जो दिखाई देता है, साथ ही उनके कार्यकर्ता भी जैसे राजधानी तक उनके कार्यालय में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए हमको नजर आए।
इन सबको देखते हुए निश्चित हम उस दिशा में हैं। जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया है, लेकिन 3 तारीख की प्रतीक्षा है जब भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की ओर अग्रसर रहेगी। चलिए भूपेंद्र जी, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस से नाराजगी इसलिए जो हवा है इस बार बीजेपी के साथ हो सकती है, मतलब तीसरा कोई विकल्प चुनेगी नहीं जनता? गंगेश जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। जिस तरह से अनुपम जी कह रहे थे कि जो कार्यकर्ता थे वो नाराज थे, हालांकि कहीं भी रहे जो जिम्मेदार होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र की समझ होती है। क्या ये सही है? क्योंकि जो जनता है वो चाहती है कि उनका दुख दर्द, उनकी समस्या जो आकर जनप्रतिनिधि है वो पूछे, ना सिर्फ वोट मांगने के समय आए। नहीं, निश्चित तौर पर जनता ही चाहती है कि उनके जनप्रतिनिधि हमेशा उनके बीच आते रहे, उनके सुख दुख का साथी रहे। मैं रायपुर के विधायक ब्रिजभान अग्रवाल का उदाहरण दूंगा। वो उनके ऊपर हमेशा ये हर बार ये आरोप लगता है कि वो साल भर कुछ नहीं करते, मतलब 5 साल कुछ नहीं करते, लेकिन ये है कि वो सारे लोगों से, उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने भी कार्यक्रम हो, छोटे बड़े सारे लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। भले विकास से काम रहे, तो शहरी क्षेत्र में तो विकास पर्याप्त हो चुका है रायपुर में, उनके क्षेत्र में, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात होती है। तो इस तरह का कनेक्शन हर जनता चाहती है कि उनके जो विधायक है उनकी हर चीज पे सहभागी बने, उनके दुख को भी समझे, सुख के अवसर में तो शामिल हो। तो इसका कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट तो आता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। फिर भी गंगेश जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से जिला अलग किया गया और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसमें जो प्रोग्रेस है वो भी देखने को मिलेगी, तो क्या इसका पूरा श्रेय जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी को देगी? देखिए, वहां पर एक और स्थिति मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी ने बैकुंठपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ी घोषणा की है, कोरिया को संभाग बनाने की। तो संभाग बना के जो आसपास के जिले हैं, सूरजपुर हो गया, कोरिया हो गया, और इधर एक मनेंद्रगढ़ जो नया जिला बना है, इन सबको मिला के वो संभाग बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो संभाग मुख्यालय पास हो जाने से भी कहीं ना कहीं वहाँ की जनता को फायदा होगा। एक ये फैक्टर भी वहाँ काम कर रहे हैं जो कांग्रेस, हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में वो फायदेमंद हो, और उसमें उन्होंने ये शर्त रखी है, निश्चित तो शर्त है वो, कि आप सारी सीटों पे हमको इधर जिताएंगे तो हम संभाग बना के देंगे। और ऐसा प्रयोग वो पहले कर चुके हैं जिला स्तर पे। तो जिले स्तर पे जो उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में इसका परिणाम अच्छा आया है। उसको लेकर मुझे लगता है भूपेश बघेल ने यहाँ और पुसौर, रायगढ़ के लिए घोषणा की है। ये भी उस यहाँ पे मायने रखता है कि कहीं ना कहीं इसमें जनता का जो रुझान है इस तरह की घोषणाओं में भी जाए। अनुपम जी, वापस मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार आपकी पार्टी कहती आई है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर कांग्रेस की सरकार ही आएगी, हमने अच्छा कामकाज किया है, छत्तीसगढ़ की जनता से लेकर किसान बेहद खुश हैं, फिर आखिर सीएम साहब को जरूरत क्यों पड़ी कि कोरिया संभाग घोषित करने की, कि अगर मेरे प्रत्याशी को जिता दिया तो कोरिया को संभाग घोषित कर दिया जाएगा? देखिए, ये छत्तीसगढ़ जब बना है हम लोगों का, उसके बाद फिर इसमें कई तरह की और छोटे छोटे विभाजन किए गए। उसमें हम लोगों ने तहसील का भी, कई सारी नई तहसीलों को सृजित किया, एसडीएम के कार्यालय, अनुविभागीय कार्यालयों को सृजित किया, जिलों को सृजित किया। और कहीं ना कहीं अब माननीय सीएम साहब को ये लगता होगा कि इसमें अब संभाग को सृजित करके उस काम को और बेहतर ढंग से करने की आवश्यकता होगी। माननीय सीएम साहब का ऐसा नजरिया होगा। उन्होंने अपने नजरिए का प्रस्ताव कोरिया वासियों को दिया है। उस प्रस्ताव को लेकर के कोरियावासी, मुझे जहां तक मैं समझ पाता हूं कि कोरियावासी उस प्रस्ताव को लेकर के बहुत उत्साहित है। और हम लोगों को सीएम साहब का ये जो प्रस्ताव कि कोरिया को मैं संभाग बनाऊंगा, उस प्रस्ताव से हम लोगों को फायदा होगा। और एक सीएम की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में हर तरह के कामों के साथ साथ जहाँ पे जिस नई संरचना की आवश्यकता हो, नई अधोसंरचना की आवश्यकता हो, उन सारी चीजों को करने की उनका काम है। उन्होंने उस काम के अंतर्गत इस बात को कहा है, तो मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को फायदा मिलेगा। इसके इतर जो हम लोगों ने धान के बोनस को, धान की जो प्रोत्साहन राशि 5 साल लगातार देने का काम किया, उसके हम लोगों ने भरोसा किसानों का जीता है। हम लोगों ने जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा का काम किया है, उसके हम लोगों ने अपनी माता बहनों का सुरक्षा जीता है। और जो अभी तक बात अभी आपने कह रहा था मातारी वंदन योजना के बारे में, 12,000 रुपए के बारे में, तो उसमें भूपेश बघेल जी ने गृह लक्ष्मी योजना के विषय में भी एक प्रस्ताव जो प्रदेश के पूरी माताओं बहनों को दिया है, जिसके अंतर्गत 15,000 रुपए सालाना देने की बात कही गई है। तो ये तो चुनावी जंगल है। देखिए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जब एक युद्ध होता है तो उसमें सारी चीजें फेयर मानी जाती है। और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा यकीन है कि भूपेश के भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बहुत मजबूती के साथ, आपको आत्मविश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सरगुजा के सभी 14 संभाग में, संभाग की सभी 14 सीटों में
लोगों ने भूपेश बघेल जी को वोट किया है डायरेक्टली, लोगों ने टीएस बाबा को वोट किया है डायरेक्टली। बीच में हम लोगों को अच्छे उम्मीदवार मिले हैं और कई बार ऐसा होता है, देखिए आप हर आदमी नगीना की तरह तोला जाना संभव नहीं होता है। कुछ उम्मीदवार ऊंचे थोड़े के 10-5% ऊपर नीचे ठीक होते है। हैं। भूपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से अगर हम देखें तो पिछले साल जो एक बड़ा कार्ड कहीं ना कहीं खेला गया और जो लंबे समय से मांग की जा रही थी कोरिया से अलग होने की, उससे अलग भी किया भूपेश बघेल जी ने, और इसके बाद उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि कोरिया संभाग बनाया जाएगा। ऐसे में बीजेपी क्या उम्मीद करे, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी जो बीजेपी ने पूरी नहीं की। देखिए, जनता की जो मांग है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब सरकार में आएगी उसके बाद जो है निश्चित उस दिशा में कार्य करेगी। और ये जो कांग्रेस सरकार अभी 5 वर्षों तक चली है, ये केवल और केवल घोषणाबाजी वाली जो सरकार होती है वैसी ही चली है। केवल घोषणाबाजी करके उन बातों को पीछे छोड़ देना और उसके बाद उस जो बातें और जो वादे उनके द्वारा किए गए उसमें तरह तरह के उसमें ब्रेकर्स ले आना कि नहीं यदि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो पहले साल से नहीं हम 4 साल के बाद भूपेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि घोषणा की गई है और घोषणा किसी काम की नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। हम जमीनी हकीकत भी जान लेते हैं। नंदलाल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और कोरिया जिले की अगर हम बात करें, कोरिया की बात करें तो कोरिया से अलग होकर एमसीबी बनाया गया और कहीं ना कहीं से क्रेडिट जो है वो जनता कांग्रेस को देती हुई दिखी भी है। क्या लगता है, अगर जमीनी हकीकत की बात करें, वोटिंग के बाद बहुत कुछ बातें होती हैं जनता के बीच में, आप जनता से जुड़ते हैं जाकर, जमीनी हकीकत क्या कहती है, किस तरफ रुझान ज्यादा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है 1 साल भर पहले वहां पर जो है जिला बनाया गया और एमसीबी को एक कहा जाए तो मुख्य रूप से उनका वजन बढ़ा है, तो लोगों की मांग तो लगातार जारी रहती है। और भी जो है 4 से 5 ऐसे जो अभी ब्लॉक है जिसको जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, तो ये लगातार मांग का सिलसिला जारी रहा। 2000 जब 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उस टाइम केवल 16 जिले रहे। फिर 2007 में भी 2 जिले जो है बढ़ाए गए और उसके बाद से जो है 2012 में फिर से 9 जिला बनाया गया। इस प्रकार से अभी जो है फिर से जो है जिला बनाया गया है। तो इस प्रकार क्षेत्रवासियों को लाभ होता है। श्रेय लेने की होड़ चलती है वो तो कांग्रेस बीजेपी दोनों में चलती है। हालांकि कांग्रेस के सत्ता पर जो है आने से यहाँ पर जो है उनको जिला बनाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर अभी विधायकी की बात चल रही थी, क्षेत्रीय विधायकों की बात चल रही थी। तो लोकालिटी जो होता है वो लोकालिटी पर लोग पसंद करते हैं क्योंकि क्षेत्रीय विधायक कहीं ना कहीं चुनते हैं। और यहाँ पर रेणुका की बात कर रहे थे तो रेणुका सिंह का वहां पर जो है मायके बता रहे थे जिस प्रकार से हमारे जो है पत्रकार जी ने, तो ये देखा जाता है कि लोकेलिटी कितना लोग पसंद करते हैं, बाहरी विधायकों को पसंद नहीं करते, हालांकि उस क्षेत्र पर काम हो या ना हो ये कामकाज है वो देखा जाता है। जनता से कितना जुड़ाव एक जनप्रतिनिधि का है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और कितना जो समस्या के समाधान हुए जनता कितनी संतुष्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए अब समय ज्यादा दूर नहीं है, 3 दिसंबर, और सभी की जुबान पर और इंतजार भी सभी को इसी दिन का है क्योंकि कई तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। घोषणाओं को लेकर भी जो प्रभाव जनता पर कितना पड़ा, घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का, वचन पत्र का क्या कुछ असर देखा गया जनता में, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल सिर्फ आकलन हम कर सकते हैं और आकलन यही कह रहा है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो कामकाज कांग्रेस ने किए हैं और बीजेपी जिस तरह से इस बार दावा कर रही है सीटें इस बार ज्यादा जीत कर आएगी और बहुमत से एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी, देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार कहना कुछ भी जल्दबाजी हुआ कि जो कि कांटे की जो टक्कर है इस बार साफ तौर पर देखने को मिल रही है क्योंकि कई ऐसे जो पार्टी हैं उन्होंने अपने बागी भी उतारे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, हमारा राज पार्टी की बात करें तो कई ऐसे नेता हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में मुश्किलें दोनों ही पार्टी के सामने पड़ी हैं, चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने। और अब देखना होगा, तस्वीरें जल्द ही कुछ ही दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।